राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे तो स्कूल में इन्हें घर से कॉल आता है। इंदिरा गांधी जो उस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर थी, उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी है कि इनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या हो चुकी है तमिलनाडु में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में। राहुल गांधी इतनी गलतियां करते हैं कि पूरे देश में मजाक बनने लगता है। इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। लोग इन्हें पप्पू बुलाना शुरू कर देते हैं। सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता है? बीजेपी विधायक परनीश मोदी इसे लेकर डिफेमेशन केस दर्ज करते हैं। कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस में बीजेपी को हरा देती है। एक्चुअली नेहरू गांधी फैमिली शुरू से ही इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिलीज में से एक रही है और इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू से होती है, जो 1947 में आजादी के बाद इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 17 साल तक सरकार चलाते हैं। फिर 1964 में उनकी मौत के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी गद्दी संभालती हैं और इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। इंदिरा गांधी की अपनी सरकार खुद उनके टाइम में काफी पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल भी थी। इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से होती है जो खुद एक पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट थे और इनके 2 बेटे होते हैं, राजीव गांधी और संजय गांधी। संजय गांधी आगे चलकर पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं और इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी के रूप में देखे जाने लगते हैं, जबकि राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा खास दिलचस्पी नहीं थी। वो एक प्रोफेशनल पायलट बनते हैं और इंडियन एयरलाइंस के साथ काम करते हैं। फिर इनकी शादी सोनिया गांधी से होती है और इनके भी 2 बच्चे होते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन 23 जून 1980 को एक प्लेन एक्सीडेंट में संजय गांधी की मौत हो जाती है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी के दबाव में आकर राजीव गांधी को पॉलिटिक्स में आना ही पड़ता है और 1981 में अमेठी से इलेक्शन जीतकर वो एमपी बन जाते हैं। अब क्योंकि राहुल गांधी का जन्म इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फैमिली में हुआ था, मतलब सोने का चम्मच मुंह में लिए हुए, पर इनके लिए सब कुछ इतना इजी नहीं रहता है। 1984 में जब राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे तो स्कूल में इन्हें घर से कॉल आता है और हिम्मत करके जब ये प्रिंसिपल के कैबिन से फोन उठाते हैं तो पता चलता है कि इनकी दादी इंदिरा गांधी जो उस वक्त करंट प्राइम मिनिस्टर थी, उनके ही 2 बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी है। हालांकि इस हत्या के पीछे बॉडीगार्ड्स के अपने अलग रीजंस थे, जिस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस हादसे के बाद राहुल गांधी की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। डर की वजह से इनका घर से बाहर निकलना बंद हो जाता है और स्कूल जाना भी बंद हो जाता है और टीचर्स घर आकर ही इन्हें पढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इस वक्त तक नेहरू गांधी फैमिली 3 प्राइम मिनिस्टर दे चुकी थी और राहुल गांधी से भी लोगों को यही उम्मीद थी, पर राहुल गांधी को शुरू से ही पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट था नहीं, इसीलिए वो अमेरिका चले जाते हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन वहां भी ये ज्यादा दिन पॉलिटिक्स से दूर रह नहीं पाते और 1991 को जब राहुल गांधी अमेरिका में होते हैं तो एक बार फिर से इन्हें घर से कॉल आता है और इस बार पता चलता है कि इनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या हो चुकी है एक इलेक्शन रैली के दौरान तमिलनाडु में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में, जिसमें उनके साथ 15 और लोग भी मारे जाते हैं। The headlines in the world this week with the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. पिछले 10 सालों में ये तीसरी मौत थी फैमिली में और राहुल गांधी की जान को भी खतरा था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए ये अपना नाम बदलकर राहुल विंसी रख लेते हैं और सीक्रेटली फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज में शिफ्ट हो जाते हैं, जहां 1994 में ये बैचलर्स की डिग्री लेते हैं। देन 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से मास्टर्स ऑफ फिलोसफी की डिग्री भी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद राहुल गांधी लंदन की मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म मॉनिटर ग्रुप्स के साथ अपने करियर की शुरुआत करते हैं, जहां 3 साल काम करते हैं और फिर 2002 में इंडिया वापस आकर एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी कंपनी में डायरेक्टर बन जाते हैं। इस वक्त तक भी इन्हें पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनका ज्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट, मार्शल आर्ट और आउटडोर एक्टिविटीज में था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि इन्हें पॉलिटिक्स में आना ही पड़ता है। राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन जाती हैं, लेकिन पार्टी को एक ऐसे यंग लीडर की जरूरत थी जो यूथ को रिलेट कर सके और गांधी फैमिली से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं था। सबसे ज्यादा दबाव इन पर अपनी माँ सोनिया गांधी की तरफ से था, तो फाइनली 2004 में राहुल गांधी पॉलिटिक्स में कदम रखते हैं और ये न्यूज लोगों के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग थी, क्योंकि माना जाता था कि इनकी बहन प्रियंका गांधी ज्यादा काबिल लीडर बन सकती हैं। अब 2004 में राहुल गांधी अमेठी से अपना पहला इलेक्शन लड़ते हैं और भारी वोटों से जीत भी जाते हैं। उधर सोनिया गांधी की लीड में कांग्रेस की यूपीए और बीजेपी की एनडीए के बीच मुकाबला होता है और कांग्रेस पार्टी भारी मार्जिन से ये इलेक्शन भी जीत जाती है। सबको लगने लगा था कि सोनिया गांधी ही नेक्स्ट पीएम बनेंगी, लेकिन सोनिया गांधी पीएम बनने से साफ इनकार कर देती हैं, जो सबके लिए काफी शॉकिंग था। कुछ समय बाद कांग्रेस पार्टी के एक फॉर्मर मेंबर अपनी किताब में रिवील करते हैं कि इसके पीछे असल में राहुल गांधी का डर था। उन्हें डर था कि जो हाल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का हुआ, कहीं सोनिया गांधी के साथ भी वैसा ना हो जाए। वजह ये थी कि राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि उनकी मदर की हत्या हो जाए जैसे उनके पिताजी की और उनकी दादी की हुई थी, और ये सही माने में उसको फिक्र थी बेटे के तौर पे, तो उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं बनना चाहिए, ना मैं बनने दूंगा। हालांकि राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में इस बात को साफ नकार दिया था और कहा था कि ये उनकी माँ का पर्सनल डिसीजन था।
तो इस पोजीशन के लिए आखिर में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम निकलता है, जो कांग्रेस के सीनियर नेता और सोनिया गांधी के एडवाइजर थे, जिनसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ये कांग्रेस के काफी वफादार लीडर भी थे। तो फाइनली मनमोहन सिंह को नेक्स्ट पीएम बनाया जाता है। इस वक्त तक राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर एकदम न्यूट्रल चल रहा था, ना कोई राइज और ना ही कोई डाउनफॉल, क्योंकि इनका फोकस सिर्फ अमेठी पर था, जहां ये हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और वुमेन्स हेल्थ जैसे मुद्दों पर काम करते थे। यहीं से इनके करियर का दूसरा फेज शुरू होता है। 2007 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं और यूथ कांग्रेस पर फोकस करने लगते हैं, जो पार्टी के पुराने मेंबर्स को पसंद नहीं आता और एक इंटरनल फाइट शुरू हो जाती है, ओल्ड वर्सेस न्यू का कॉन्फ्लिक्ट। और फिर इनके करियर का तीसरा फेस और डाउनफॉल शुरू होता है। राहुल गांधी पार्लियामेंट में ज्यादा बोलते नहीं थे, मीडिया को कम इंटरव्यूज देते थे, जिससे डिपेंडेंट नेता ज्यादा लगते थे। और दूसरा बड़ा रीजन था, इनकी स्पीच बोलते वक्त गलतियां बहुत ज्यादा होती थी। 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद एक स्पीच में कह देते हैं, पावर इज पॉइजन एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पावर, जो पॉलिटिकली एकदम डिजास्टर्स स्टेटमेंट साबित होता है। इसके बाद के सालों में राहुल गांधी इतनी गलतियां करते हैं कि पूरे देश में मजाक बनने लगता है। एक बार मध्य प्रदेश की रैली में बलात्कार को भ्रष्टाचार से मिक्स कर देते हैं, और एक बार गुजरात में एक दलित विक्टिम से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और गलती से किसी अनजान औरत को उसके रिश्तेदार समझकर सांत्वना देने लगते हैं। और यही सब रीजंस की वजह से 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहता है। राहुल गांधी अमेठी सीट रिटेन कर लेते हैं, लेकिन इनका यूथ कैंपेन पूरी तरह फेल साबित होता है। 2013 में जब सोशल मीडिया और मीम कल्चर तेजी से ग्रो कर रहा था, राहुल गांधी के लिए यही सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। एक स्पीच में ये कहते हैं कि गरीबी एक मानसिक स्थिति है, जो उस वक्त की मेजॉरिटी गरीब जनता के नजरिए से बिल्कुल सेंस नहीं बनाती। बोलते वक्त काफी नर्वस और कंफ्यूज्ड भी दिखते थे। बात बोली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। आने वाले समय में वहां तुम आलू उगाओगे, वहां मैं मशीन लगाऊंगा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। और फिर आलू को वापस हम गुजरात में लाएंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। एक बार मुंबई के स्कूल्स में स्पीच देते वक्त स्टीव जॉब्स को माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट बता देते हैं, और इन्हीं सबसे लोग इन्हें पप्पू बुलाना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरू होने वाला था राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा डाउनफॉल। 2014 में पूरे देश में इलेक्शन का माहौल था, जहां एलके आडवाणी को पीछे करते हुए नरेंद्र मोदी बीजेपी का नया चेहरा बनकर पीएम पोस्ट के लिए खड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी की खुद की एक लंबी बैक स्टोरी है, जिस पर पूरी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, पर इतना बता देता हूँ कि मोदी की कहानी है कि वो गरीबी से उठकर आए, पहले चाय बेचते थे, और इसी से लोगों को लगने लगा कि ये चाय वाले और शहजादे के बीच की लड़ाई है। मोदी का नारा अब की बार मोदी सरकार बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ जाता है, जबकि राहुल गांधी हमेशा की तरह कंफ्यूज और पप्पू के टैग के साथ नजर आते हैं। रिजल्ट में बीजेपी इलेक्शन जीत जाती है और नरेंद्र मोदी नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कांग्रेस के इतिहास की ये सबसे बड़ी हार थी, सिर्फ 44 सीट्स। हालांकि राहुल गांधी अमेठी सीट फिर भी रिटेन कर लेते हैं, लेकिन इस हार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए पार्टी में अपनी हर पोजीशन से रिजाइन करने को रेडी हो जाते हैं। देश ने राहुल गांधी की लीडरशिप को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। बीजेपी के पावर में आते ही मोदी मीडिया को अपने अंडर में ले लेते हैं। मोदी वेव पूरे देश में फैल जाती है और राहुल गांधी एकदम से गायब हो जाते हैं। कांग्रेस के सीनियर मेंबर्स भी इनसे नाराज रहते हैं, क्योंकि राहुल की तरफ से कोई क्लियर जवाब आ ही नहीं रहा था। फिर 2015 में राहुल गांधी वापस आते हैं और खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में अग्रेसिवली स्पीच देना शुरू करते हैं, किसानों के लिए रिलीज निकालते हैं, लैंड बिल के खिलाफ आवाज उठाते हैं, पर बीच बीच में फिर गायब हो जाते थे, जिससे लोग इन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस बुलाने लगते हैं। फाइनली 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं और 2018 में कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलेक्शंस में बीजेपी को हरा देती है। अब होता क्या है कि 2019 के इलेक्शन के टाइम पर राहुल गांधी का एक मेन अटैक स्लोगन था, चौकीदार चोर है, जिसमें राफेल डील को लेकर मोदी पर करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन ये स्लोगन बैकफायर कर जाता है, क्योंकि राहुल गांधी गलती से कह देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके राफेल क्लेम को सपोर्ट किया है, जो बिल्कुल भी सच नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इन्हें नोटिस भेजता है और राहुल गांधी को अपोलॉजी एफिडेविट देनी पड़ती है, जिससे पब्लिक में इनकी इमेज और भी ज्यादा खराब हो जाती है। 23 मई 2019 को सेकेंड टाइम इलेक्शन का रिजल्ट आता है और बीजेपी फिर से जीत जाती है। और इस बार कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा बुरी तरह से हारी थी, क्योंकि राहुल गांधी इस बार अमेठी की सीट भी हार जाते हैं, जिसे कांग्रेस का घर कहा जाता था। राहुल गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं और एक बार फिर से गायब हो जाते हैं। पार्टी में दरार आने लगती है, कई मेंबर्स कंप्लेन करती हैं और कुछ तो पार्टी छोड़ तक देते हैं। ऊपर से कोविड-19 भी आ जाता है और सबको यही लगने लगता है कि इतने फेलियर्स के बाद राहुल गांधी का करियर अब खत्म हो चुका है, पर असल में ऐसा होता नहीं है।
2020 में जब फार्म लॉ आता है तो राहुल गांधी किसानों के प्रोटेस्ट के साथ खड़े होते हैं और पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को अग्रेसिवली उठाते हैं। 2021 में कोविड मिसमैनेजमेंट को लेकर मोदी सरकार को टारगेट करते हैं, जिससे अपोजिशन पार्टीज का भी सपोर्ट इन्हें मिलने लगता है और इनकी इमेज लोगों की नजरों में कुछ हद तक इंप्रूव होने लगती है। लेकिन 2022 में राहुल गांधी की लाइफ में सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता है। अगस्त 2022 में ये भारत जोड़ो यात्रा अनाउंस करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का पर्पस था ग्राउंड पर जाकर देश के लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और पूरे देश को यूनिट करना। शुरू में किसी ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया, सबको लगा हमेशा की तरह राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें करके फिर से गायब हो जाएंगे, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से यात्रा शुरू होती है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के सामने पहली नुक्कड़ सभा होती है, जिसमें तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टैलिन और हजारों लोग इनका साथ देते हैं। टोटल 143 दिन चलने वाली इस यात्रा में लगभग 4000 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है और 10 करोड़ से ज्यादा लोग इसे ज्वाइन करते हैं। 12 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर करते हुए जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में ये यात्रा खत्म होती है। फाइनली अब वो मोमेंट आता है जिसका कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों को सालों से इंतजार था। लोगों ने राहुल गांधी को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था और पप्पू की इमेज पहली बार बदलने लगी थी। पर अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका था तो ऐसा नहीं था। दरअसल 2019 में कर्नाटका की एक स्पीच में राहुल गांधी कहते हैं कि सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता है, नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल देते हुए। उस वक्त कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन ठीक 4 साल बाद 2023 में बीजेपी विधायक परनेश मोदी इसे लेकर डिफेमेशन केस दर्ज करते हैं। राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अगले दिन इन्हें लोकसभा से निकाल दिया जाता है। लेकिन राहुल गांधी यहाँ हार नहीं मानते और केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाते हैं, जहाँ जज कहते हैं कि बात गलत थी, लेकिन इतनी बड़ी सजा देने का कोई ठोस कारण नहीं है, इसलिए सजा कैंसिल कर दी जाती है। राहुल गांधी की सीट वापस मिल जाती है और वो खुश होकर कहते हैं सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई। इसके बाद पार्लियामेंट में मणिपुर इंसिडेंट को लेकर भी राहुल गांधी बीजेपी को जमकर घेरते हैं, जिसमें भी लोग इनकी काफी तारीफ करते हैं। हाथ से आते हैं तो देखे हैं, लेकिन एक चीज हम देखते हैं कि जितना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। दूसरा कोई आदमी अगर इतना बार हारता तो उसी की पार्टी वाले लोग उसको साइड कर दिए रहते। हमें 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी 99 सीट्स जीतती है, जो 2014 और 2019 दोनों से करीब डबल थी। यहाँ तक कि अमेठी सीट भी जो 2019 में हार गई थी, इस बार वापस जीत लेते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी, जिसने इलेक्शन से पहले 400 सीट का दावा किया था, 200 के आसपास सीट भी बड़ी मुश्किल से जीत पाती है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद राहुल गांधी रुकते नहीं हैं, पूरे देश के सामने वोट चोरी का मुद्दा लेकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसके बाद लोगों का भरोसा राहुल गांधी पर और बढ़ने लगता है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी इनके साथ जुड़ने लगती हैं और 10 सालों में पहली बार कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर खड़ा होता है। राहुल गांधी की ये कमबैक स्टोरी सिर्फ सीट्स तक सीमित नहीं है। 2019 में इतनी बड़ी हार और रिजाइन के बाद राहुल गांधी पॉलिटिक्स में हार चुके थे, लेकिन अंदर से नहीं हारे थे और जो सबसे बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया, भारत जोड़ो यात्रा, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। कल तक जो लोग राहुल गांधी को बस एक पप्पू समझते थे, आज वही लोग इन्हें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनता देखना चाहते हैं। पर्सनली मैं किसी भी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ और मुझे इतना पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, पर अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखी है तो उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू।